सीमस हीने के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है फॉलोअर। फॉलोअर का मतलब आप लोगों को पता होगा, जैसे बोलते हैं कि लाइक करें, फॉलो करें, हाँ उसी तरीके से फॉलोअर होता है। लेकिन यहाँ पर फॉलोअर का दूसरा मीनिंग है। फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना या किसी का अनुसरण करना। अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और आप उसको देख करके उसी के जैसा बनने की सोच रहे हैं या उसके जैसा करने की सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा वीडियो आप तक बहुत जल्दी, सबसे जल्दी आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो है सीमस हीने, इनका जन्म हुआ था 1939 को, इनकी मृत्यु नहीं दी गई है। हो सकता है कि जब चैप्टर लिखा गया हो, ये चैप्टर छपा हुआ हो, तब इनकी मृत्यु ना हुई हो। वाइडली अक्लेम्ड, ये व्यापक रूप से इनकी प्रशंसा की जाती है एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट सिंस यीट्स। यीट्स के बाद W.B. यीट्स, ये एक बहुत बड़े कवि हैं W.B. यीट्स, ये भी आयरलैंड के कवि थे। तो आयरलैंड के जो कवि यीट्स थे, उनके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कवि के रूप में सीमस हीने को पहचाना जाता है, इनकी प्रशंसा की जाती है। इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 9 चिल्ड्रेन, ये इनके माता पिता के 9 बच्चे थे और ये इनमें सबसे बड़े थे। ही वॉज बॉर्न ऑन हिज फैमिलीज फार्म, ये इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ऑन हिज फैमिलीज फार्म, अपने परिवार के फार्म पर। फार्म का मतलब होता है अगर किसी चीज़ की खेती बाड़ी होती है, वो किसी भी चीज़ की खेती बाड़ी हो सकती है, किसी भी चीज़ का खेती, जैसे कि जानवरों की खेती हो सकती है, पशु पक्षियों को पलाया जा सकता है, या फिर पौधों की खेती हो सकती है। ठीक, तो उसको फार्मिंग कहते हैं, फार्म। ठीक, तो इनका जन्म एक फार्म पर हुआ था जहाँ पर खेती होती थी। इनके पिताजी खेती करते थे। नियर बेलफास्ट, बेलफास्ट के नज़दीक। ये बेलफास्ट क्या है? तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, उत्तरी आयरलैंड, उसकी राजधानी है बेलफास्ट। ठीक है, इन कंट्री डेरी, और कंट्री डेरी क्या है? ये वन ऑफ द 6 कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड के जो 6 देश हैं, नॉर्दर्न उत्तरी आयरलैंड में 6 देश हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से एक जो है वो कंट्री डेरी भी है। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड का एक देश है कंट्री डेरी, और उसी देश की राजधानी बेलफास्ट के नज़दीक इनका जन्म अपने माता पिता के फार्म पर हुआ था। ठीक, खेती जहाँ पर होती है वहीं पर हुआ था। ही अटेंडेड लोकल स्कूल्स, इन्होंने लोकल स्कूल अटेंड किया, लोकल स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई। एंड अर्नड डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम क्वींस यूनिवर्सिटी, और क्वींस यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश की डिग्री हासिल की, बेलफास्ट। और ये क्वींस यूनिवर्सिटी कहाँ पर था? बेलफास्ट में ही था। इनका जन्म भी बेलफास्ट के नज़दीक में ही हुआ था। ही टुक अ टीचर्स सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एट सेंट जोसेफ्स, इनको टीचर्स की सर्टिफिकेट भी मिली थी, कहाँ पर? सेंट जोसेफ में। जो सेंट जोसेफ भी स्कूल का नाम है जहाँ पर इसको इंग्लिश टीचर का सर्टिफिकेट मिला था। जैसे B.Ed का सर्टिफिकेट मिलता है तो वो एक सर्टिफाइड टीचर हो जाता है, B.Ed, D.Led, इस सब का। उसी तरीके से इनको टीचर का सर्टिफिकेट मिला था। एंड बिगेन अ करियर एज अ टीचर, और इन्होंने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, अपने जीवन की शुरुआत की। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, इनका जो पहला जो पोएट्री था, जो किताब था, कविताओं का जो संग्रह था, उस संग्रह का नाम था डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। ठीक है, और ये जो पोएट्री है, ये जो कविता है, ये भी इसी बुक से ली गई है। ठीक है, 1966 में इन्होंने लिखा था। वॉन सेवरल प्राइजेज, और इस किताब ने बहुत सारे प्राइज भी जीते थे। हिज वर्क्स इंक्लूड, और उनके और कुछ प्रमुख किताबें और थी, जैसे सेलेक्टेड पोएम्स 1967 से 1987 तक। द स्पिरिट लेवल, ओपेंड ग्राउंड सेलेक्टेड पोएम्स, ये भी किताब का नाम है। एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, और 2 निबंध की भी किताबें इन्होंने लिखी थी, और वो किताबें थी द गवर्नमेंट ऑफ द टंग, और दूसरा था द रेडरेस ऑफ पोएट्री। ये ईस्वी है, ये जब ये प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था, तब का ये ईस्वी दिया गया है। ही हैज़ टॉट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इन्होंने कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। एट बार्किली,
और ये जो कैलिफोर्निया के जो यूनिवर्सिटी थी वो बार्केली में थी, और बार्केली एक जगह का नाम है। एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। आप सब सोच सकते हैं ये कितने बड़े विद्वान थे। इन 1995 में हीने वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। हीने को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन द पोएम, इस कविता में, द फॉलोअर, ये जो कविता है द फॉलोअर, हीने ब्यूटीफुली ब्रिंग्स आउट, हीने जो है वो एकदम सुंदरतापूर्वक वर्णन करते हैं हाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम द रोल ऑफ ए फादर एंड हिज सन अंडरगोज अ चेंज, कि किस तरह समय के साथ एक पिता का जो रोल है, पिता की जो भूमिका है, और उसके बेटे की जो भूमिका है, जो रोल है, वो एक परिवर्तन में बदल जाता है। उस दोनों बाप और बेटे का जो रोल है वो किस तरीके से बदल जाता है समय के साथ, वो इन्होंने इस कविता में दिखाया गया है। आप लोग ज़रूर ये पढ़ें, बहुत कुछ आपको महसूस होगी। ठीक है, इसमें टोटल 6 पैराग्राफ है, 6 स्टैंजा है। ठीक, जिसमें से ये 3 ऊपर का जो 3 स्टैंजा है ये इन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा था जो एक किसान थे, और नीचे का जो 3 स्टैंजा है वो इन्होंने अपने बारे में लिखा था। तो ऊपर के 3 स्टैंजा अपने पिता के बारे में, और नीचे का 3 जो स्टैंजा है वो अपने बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक, इनके पिताजी खेती करते थे, तो हल के बारे में जिनको ज्ञान नहीं होगा वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स जो हल से रिलेटेड है, जो खेत जोतने वाला एक मशीन होता है, जो हाथ से खेत जोतने वाला होता था। आजकल के बच्चे तो समझते भी नहीं होंगे। जो मैं जब बहुत बच्चा था तब मैं जो जाता था, अगर कभी अपने ननिहाल जाता था तो मेरे नाना जी खेत जोता करते थे। ठीक, तो खुद नहीं जोतते थे, लेकिन कभी कभी अगर वो नहीं आता था वो जोतने वाला तो खुद जोतते थे। तो मैं भी एक दिन गया था, तो मैंने बहुत जिद की थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया था हल जोतना, तो मुझे भी हल जोतना आता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इन्होंने फॉलोअर का मतलब होता है, यहाँ पर जो है एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो है वो अपने पिता को देख देख करके उनको फॉलो करने का प्रयास करते थे, उनका अनुसरण करने का प्रयास करते थे, अपने पिता की तरह बनने का प्रयास करते थे। ये अपने पिता के बारे में कहते हैं। माई फादर वर्कड विद अ हॉर्स प्लो, मेरे पिताजी एक हॉर्स प्लो मतलब घोड़ा गाड़ी जो होता है, जो हल, घोड़े, आयरलैंड में घोड़े से हल जोता जाता है, और हमारे देश में तो बैल से हल जोतते हैं। लेकिन बैल की जगह पे मशीन, मतलब यंत्र वही रहेगा, लेकिन बैल की जगह पे क्या रहेगा, घोड़ा रहेगा, उसको हॉर्स प्लो बोलेंगे। ठीक, तो मेरे पिताजी हॉर्स प्लो से काम करते थे, खेतों में किसान थे। हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग। देखिए, फुल सेल स्ट्रंग क्या होता है कि आप लोगों ने नाव देखी होगी, पाल की नाव मतलब होता है ऐसा नाव जिस पर कपड़ा बंधा रहता है, कपड़े से जो नाव बना रहता है, तो वो कपड़ा क्या करता है, उस नाव को कंट्रोल करता है। ठीक, तो वो जो स्ट्रंग है, वो जो सेल है, नाव जो होता है, जो कपड़े की सहायता से चलता है, उस पर कपड़ा बंधा रहता है हवा को कंट्रोल करने के लिए, वो स्ट्रंग जो होता है, उसी स्ट्रंग की तरह, जिस तरीके से वो स्ट्रंग नाव को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से मेरे पिताजी का जो कंधा है वो भी उस शाफ्ट्स और फ्यूरो के बिटवीन, मतलब बीच में, वो मेरे पिताजी का जो कंधा है वो उसी तरीके से ग्लोब्ड है, उसी तरीके से वो उस स्ट्रंग की तरह काम करता है। ठीक है, हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड लाइक अ फुल सेल स्ट्रंग बिटवीन द शाफ्ट्स एंड द फ्यूरो। शाफ्ट्स एंड फ्यूरो के बीच में मेरे पिताजी का जो कंधा है वो उसी स्ट्रंग की तरह, वो जो कपड़ा है, नाव का जो कपड़ा होता है उसकी तरह वो काम करते हैं, काम करता है मेरे पिताजी का शोल्डर, कंधा। ठीक है, अब ये शाफ्ट क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, और ये फ्यूरो क्या होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। खेत के बीच में जब हल जोता जाता है तो देखिए, हल का एक लंबा सा डंडा होता है जो बैल के वो घोड़े के कंधे पर लटका रहता है, उससे वो हल जो है वो कंट्रोल किया जाता है, उसको शाफ्ट कहते हैं। और फ्यूरो जो होता है, जब हल जोतते हैं तो ज़मीन को चीरता हुआ जो लाइन बनता है उसको फ्यूरो कहा जाता है। ठीक है, उस शाफ्ट और फ्यूरो के बीच में मेरे पिताजी का कंधा रहता था। द हॉर्सेज स्ट्रेंड एट हिज क्लिकिंग टंग, और जो घोड़े होते थे वे खींचते रहते थे उस हल को सिर्फ क्लिकिंग टंग से।
हमारे पिताजी जीभ से आवाज़ निकालते और घोड़ा उस हल को खींचते रहते थे। जैसे जोतता रहता है तो वो बोलता रहे अरे, इस तरीके से जो जीभ से आवाज़ निकाला जाता है बैल को आगे और जोश दिलाने के लिए कि और जल्दी जल्दी खींचे हल को, ठीक है, ऐसे करके। और मुंह से भी बोला जाता है ए देख देख बचा के, और बोलता रहता है, बहुत मज़ा आता है वो सुनने में, ठीक है। तो पिताजी टंग को क्लिक करते रहते थे, बजाते रहते थे, और घोड़ा जो है वो उसको स्ट्रेन करता रहता था, हल को खींचता रहता था। एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट थे, वो हर चीज़ में एक्सपर्ट थे। मतलब वो जो खेती करते थे अपने काम में वो बहुत एक्सपर्ट थे, खूब निपुण थे, अच्छे से करते थे। ही वुड सेट द विंग एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। वो जो स्टील पॉइंटेड सॉक जो होता था, वो जो हल होता था, जो नुकीला भाग होता है जो ज़मीन में घुसता है, वो उसको चीरने के लिए, जोतने के लिए, वो स्टील का होता है। उसका पॉइंट बहुत नुकीला होता है। स्टील पॉइंटेड जो सॉक होता है वो एकदम चमकीला भी होता है। उसको वो खुद से फिट करते थे हल में। और विंग जो होता है वो टेढ़ा होता है, वहाँ पे नट वोल्ट लेकर के उसको टाइट किया जाता है। तो उसको भी मेरे पिताजी खुद से वो सेट कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि उसको सेट करने के लिए दूसरे को बुलाना पड़ता तो वो सेट करते थे, वो खुद से सेट कर लेते थे। द सॉड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग। और सॉड जो था, सॉड मतलब ऐसा खेत जिसके ऊपर में घास उग जाते थे, वो जो घास उगा हुआ जो खेत था वो रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक के वो एकदम उकेड़ता रहता था। वो एकदम मतलब हल जब उसमें से चलता वो एकदम चिराता रहता था, वो घास वाला जो खेत था वो। एट द हेडरिंग, हेडरिंग का मतलब होता है जहाँ से हल जोतना स्टार्ट किया जाता है, वो जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उस लाइन का, जहाँ से खेत जोतना स्टार्ट किया जाता है, उसको हेडरिंग कहा जाता है। एट द हेडरिंग विद अ सिंगल प्लक, हेडरिंग पर मात्र एक ही बार ऐसे पिताजी उस लगाम को, जो घोड़े का जो लगाम होता है, उसको ऐसे ही प्लक करते थे, एक ही बार ऐसे खींचते थे, ऐंठते थे, एक ही बार सिंगल प्लक ऑफ रेंस, उस लगाम को एक ही बार ऐसे खींचते थे। द स्वेटिंग टीम टर्नड राउंड, आकि वो जो स्वेटिंग टीम था, वो जो घोड़े का जो टीम था, दो घोड़े मिलकर के खींचते थे, वो जो घोड़े का टीम था वो एकदम टर्नड राउंड एंड बैक इनटू द लैंड, और वो एकदम घूम के आता था और खेत में जोतना शुरू कर देता था। हिज आई नैरोड एंड एंगल्ड एट द ग्राउंड, और उनकी जो आँख थी, पिताजी की जो आँख थी, वो एकदम नैरोड, एकदम ऐसे करके एक आंख बंद करके जो देखते थे कि जुताई सही से हो रही है कि नहीं, लाइन से जुताई हो रही है कि नहीं। किसी चीज़ को गौर से देखने के लिए देखिएगा आप कि व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति अपनी एक आंख बंद कर लेता है या दोनों आधी आंख बंद करके किसी चीज़ को गौर से देखता है। तो वही कहते हैं कि वो मेरे पिताजी, उनकी जो आँख थी, हिज आई नैरोड, उनकी आँख ऐसे नैरो हो जाती थी, ऐसे छोटी हो जाती थी। एंड एंगल्ड एट द ग्राउंड, और ग्राउंड पर एंगल बना करके, कोण बना करके वो देखा करते थे कि लाइन सही से जा रहा है कि नहीं। मैपिंग द फ्यूरो एग्जैक्टली, और वो जो फ्यूरो था, वो जो लाइन जो बनता था खेत को चीरते हुए, हल से ऐसे खेत को चीरते हुए जो लाइन बनता जाता था, उस लाइन को वो मैप एग्जैक्टली मैप किया करते थे। हल जोतते समय एकदम देखा करते थे कि हल सही से जुत रहा है कि नहीं। इसलिए मेरे पिताजी एक्सपर्ट थे, मतलब खुद ही सारा काम, हल जोतने का, खेती करने का खुद ही सारा काम वो कर लेते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी को एक्सपर्ट बोला है। चलिए अब नीचे का 3 पैराग्राफ देखते हैं। अब ये अपने बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं? आई स्टम्बल इन हिज हॉब नेल्ड वेक, मैं उनके हॉब नेल्ड वेक में गिर जाता था। स्टम्बल का मतलब होता है गिर जाना, ठोकर खाना, वो मतलब पैर में ठेस लग जाता था। हॉब नेल्ड का मतलब क्या होता है? हॉब नेल्ड जो है वो एक आयरिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़मीन का वह जगह। हॉब नेल्ड जो होता है वो ज़मीन का वह जगह होता है जहाँ हल और हल चलाने वाले ने गलियाँ बनाई होती है। वो जो हल जो चलता है तो बीच में गली बनता जाता है ना, लाइन बनता जाता है ना, उसी को हॉब नेल्ड कहा जाता है, ठीक। और उसी के आगे, उसी में जब मैं चलता था, पैर से पैदल जब चलता था, तो वो तो गली बन जाती थी, तो फिर गली, फिर बीच में थोड़ा मिट्टी, फिर गली, ऐसे नल जो चलता है, हल जो चलता है वो उसमें लाइन आपने देखा, जरूर देखा होगा, ठीक, या देख लीजिए। तो वो जो लाइन बनता है उसमें मेरा पैर फंस जाता था, ठोकर लग जाता था मेरा उसमें। फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश्ड सॉट, और कभी कभी तो वो जो पॉलिश्ड सॉड होता था, सॉड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ ग्रास एंड रूट ग्रोइंग इन इट,
ज़मीन का वो टुकड़ा जिसमें घास और जड़ें जो है वो बढ़ जाती हैं, उसको जब चीरा जाता है हल से, तो उसमें कभी कभी वो एकदम पॉलिश होता है, एकदम चिकना होता है। आप लोग देखिएगा, आप लोग, मैं मुंह से आपको फील नहीं करवा सकता हूँ। जब घास वाले ज़मीन को जब जोता जाता है और उसमें हल्का अगर नमी हो तो वो एकदम प्लेन हो जाता है, उसमें पैर दीजिएगा कि स्लिप कर जाएगा। मैं भी गिरा हूँ कई बार खेत में। आप भी अगर खेत जाइएगा और जोता हुआ खेत होगा और जब उसको एकदम चीरा जाता है तब उसमें पैर दे करके देखिए, उसमें अगर नमी होगा, पानी होगा, तो कैसे फिसलता है आपका पैर। ठीक है, तो फेल समटाइम्स, कभी कभी मैं गिर जाता था ऑन द पॉलिश्ड सॉड, उस जमीन का जो पॉलिश एकदम चिकना सतह होता था उस पर। समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, और जब मैं खूब गिरता था तो वो कभी कभी क्या करते थे, ही रोड मी, वो मुझे उठा लेते थे। कहाँ पर? अपने पीठ पर, अपने कंधे पर बिठा लेते थे। डिपिंग एंड राइजिंग टू हिज प्लॉड, और उनका जो प्लॉड था, प्लॉड का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। थके कदम से वो हल जोतते समय कैसे व्यक्ति चलता है? धीरे 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 धीरे, बैल के साथ चल रहा होता है, बैल के स्पीड में। तो उसी धीरे धीरे चलने को कहा जाता है प्लॉड। ठीक है, तो जब वो चलते थे तो चूंकि उन्होंने हल जोत दिया था, तो हल जोतने के बाद क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, ऊंच नीच। तो वो पैर कभी नीचे कभी ऊपर। और ये बच्चा जो है, मैं जो था बचपन में, वो मैं भी उनके कंधे पर बैठ के कभी नीचे कभी ऊपर, डिपिंग एंड राइजिंग, ऊपर नीचे मैं भी उनके कंधे पर बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक, आई वॉन्टेड टू ग्रो अप एंड प्लो। अब ये कहते हैं कि मैं भी बड़ा होना चाहता था, बढ़ना चाहता था और हल जोतना चाहता था। टू क्लोज वन आई, एक आंख बंद करके, स्टीफन माई आर्म, और अपने बाह को एकदम मजबूत करना चाहता था कि पिताजी की तरह मैं भी ऐसे आंख बंद करके वो लाइन देखूं कि लाइन सही लाइन से वो जुता रहा है कि नहीं, और मेरी भी बाहें अपने पिताजी की तरह मजबूत हो ऐसा मैं भी सोचा करता था। मतलब ये अपने पिताजी को फॉलो कर रहे थे। ऑल आई एवर डिड वॉज फॉलो, मैंने अभी तक जो भी किया था वो सब मैंने क्या किया था? फॉलो किया था। इन हिज, और कहाँ पर फॉलो किया था? इन हिज ब्रॉड शैडो राउंड द फार्म, और फार्म के चारों बगल, खेत के चारों बगल मैं उनके परछाई में, उनकी जो लंबी चौड़ी परछाई होती थी, मैं चूंकि बच्चा था और पिताजी बड़े थे, लंबे चौड़े तगड़े थे, तो उनकी जो परछाई बनती थी धूप में, मैं उनकी परछाई में पीछे 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 टहलता रहता था। ठीक है, आई वॉज अ न्यूसेंस, मैं बहुत कष्ट में था। ट्रिपिंग, मैं, देखिए, न्यूसेंस का मतलब होता है एकदम कष्ट में, ट्रिपिंग का मतलब होता है बार बार गिरने वाला, और फॉलिंग मतलब गिरना, और यैपिंग का मतलब होता है बकवास करना, बिना महत्व की बातें करना। और छोटा बच्चा तो बिना महत्व की ही बातें करेगा कि ये कैसे जुत रहा है, ज़मीन कैसे चिरा रहा है, बैल भाग क्यों नहीं रहा है, वो पूछता रहता था, अपने पिताजी को परेशान करता रहता था। तो आई वॉज अ न्यूसेंस, मैं बहुत कष्ट में था, खेत में चलना बहुत कष्टदायी होता है। ट्रिपिंग में खूब गिरता था, फॉलिंग खूब गिरता था, फॉल मतलब ही गिरना होता है। यैपिंग ऑलवेज, मैं हमेशा बकवास करता रहता था, हमेशा गिरता लुढ़कता पड़ता रहता था, मैं बहुत कष्ट में था। बट टुडे, लेकिन आज, इट इज़ माई फादर, ये मेरे पिता हैं, हु कीप्स स्टम्बलिंग, जो अब वो गिरते रहते हैं, बिहाइंड मी, मेरे पीछे। मतलब अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, और अब मैं बड़ा हूँ। देखिए, अब ये जो लेखक हैं ये अब बड़े हो चुके हैं, ये बचपन की बातें बोल रहे थे कि मैं बहुत कष्ट में था, गिरता था, पड़ता था, खूब बकवास करता था। बट टुडे, लेकिन आज, इट इज़ माई फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग, मेरे पिताजी गिरते पड़ते रहते हैं, बिहाइंड मी, मेरे पीछे पीछे, एंड विल नॉट गो अवे, और वे कहीं पर जा भी नहीं सकते हैं, वो मेरे ही पीछे रहते थे। मैं तो चला जाता था पिताजी को छोड़ के घूमने टहलने के लिए जब मैं बहुत थक जाता था तो, लेकिन मेरे पिताजी मेरे पीछे पीछे मुझे गाइड करने के लिए अब वो मेरे फॉलोअर्स बन चुके हैं। लेकिन वो ऐसे फॉलोअर हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। पहले मैं उनके पीछे पीछे घूम के देखता था कि वो कैसे करते हैं, अब वो मेरे पीछे पीछे घूम करके मुझे बता रहे हैं कि कैसे करना है। मतलब अब पिताजी कमज़ोर हो चुके हैं, और ये जो काम था पिताजी का वो मैंने अपने हाथों में ले लिया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि समय किस तरीके से बदलता है, और बाप बेटे का जो रिश्ता है वो किस तरीके से चेंज हो गया इतने ही दिनों में, इसका इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक, अपने माता पिता की सेवा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा।